सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो बाइनोमियल थ्योरम में आज जितना हम आईआईटी के सिलेबस में लगभग उतना तो ख़त्म कर ही लेंगे, और उसके बाद जो बचेगा वो एक चीज़ बचती है कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स दैट इज़ नॉट इन द पार्ट ऑफ आईआईटी जेईई सिलेबस। आप शीट में भी देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको उसका नहीं मिलेगा। तो हम अगले लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे या फिर कभी भी बीच में ख़त्म कर लेंगे, एक कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं है वो। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम से। मल्टीनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम तो आपको पता ही है, जिसमें दो टर्म्स हैं। मल्टी मीन्स ज़्यादा, मोर देन टू। सो मल्टीनोमियल थ्योरम मेनी मोर देन वन बेसिकली। मल्टीनोमियल थ्योरम इज एन एक्सटेंशन टू बाइनोमियल थ्योरम। अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम की बात करूँ तो आपको पता है एक्स प्लस वाई टू द पावर एन। तो इन समेशन फॉर्मेट वी कैन राइट दिस एज आर वेरीज फ्रॉम 0 to n NCR x to the power n minus r y to the power r, which further can be written as summation r varies from 0 to n factorial upon n minus r factorial into r factorial x की पावर n minus r y की पावर r। आप क्या करें इसमें, आप n minus r को से s रख लें। If you put n minus r equal to s, then you get x plus y to the power n can be written as summation n factorial upon s factorial into r factorial into x की power s y की power r, where r plus s is equal to n। और डेफिनेट सी बात है कि r और s दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो r प्लस एस क्या है, n। जैसे r को 0 लोगे तो आपके पास s आ जाएगा n, ठीक है ना। तो व्हेन यू टेक r टू बी 0 यू गेट s एज n। तो यहाँ आ जाएगा x की पावर n y की पावर 0। यानी कुल मिलाकर इसमें नंबर ऑफ, इसमें अगर देखा जाए तो जितने सॉल्यूशन इस इक्वेशन के आएंगे r प्लस एस इक्वल टू n के, उतनी ही टर्म्स आएंगी, क्योंकि हमने किया कुछ नहीं है, बस n माइनस आर को s रख दिया और कुछ नहीं किया। तो r माइनस एस को जब हमने n माइनस आर को जब हमने s रखा तो n प्लस एस इज इक्वल r प्लस एस इज इक्वल टू n आ गया, ये आ गया अपने पास। अब आप इसमें r को पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, तो r कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर n तक जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग s मूव करता रहेगा। तो यानी कुल मिलाकर इस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन होंगे उतने ही टर्म्स आएंगे। और आप जानते हो बेगर मेथड से, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, r0 sn पहला सॉल्यूशन, फिर r1 Sn-1 दूसरा सॉल्यूशन, R2 Sn-2 तीसरा सॉल्यूशन, और R2 Sn-2 तीसरा सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं वो सब टर्म्स जनरेट होती जा रही हैं। फिर लास्ट आएगा जब R कितना हो जाएगा n और S हो जाएगा 0, तो वो लास्ट टर्म आ जाएगी। यानी उतनी ही टर्म्स होंगी जितने सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के। तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू, सिक्के कितने हैं, n, भिखारी कितने, 2, n प्लस 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1 दैट इज n प्लस 1 c 1 दैट इज n प्लस 1। ये हमने देख चुके हैं, क्लियर है। तो ये बात अच्छे समझ में आ गई ना कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी, उतनी ही टर्म्स होंगी जितने r प्लस एस इक्वल टू n के सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि r और से s के कॉम्बिनेशन से ही टर्म बनेगी। जैसे पहली टर्म बनेगी r टू द पावर y टू द पावर 0 s टू द पावर n, तो 0n। फिर अगली बनेगी y टू द पावर 1 x टू द पावर n माइनस 1, तो s की पावर n, s की वैल्यू n माइनस 1, वो दूसरी टर्म बनेगी। यानी हर सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग एक टर्म आएगी और हर टर्म कॉरस्पॉन्डिंग एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगर मैं अब इसे जनरलाइज कर दूं, 2x प्लस 1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 1 अप टू xk to the power n, then this can be written as summation x की पावर r1 x2 की पावर x1 की पावर r1 x2 की पावर r2 xk की पावर rk डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी s, नीचे s फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r1 का फैक्टोरियल, r2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल और RK का फैक्टोरियल, वेयर
R1 plus R2 plus RK will be equal to n, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, तो n सिक्कों को k भिखारी में बांटना है, तो कितनी आएंगी n प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1, डाल भी द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। आई होप क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आया मल्टीनोमियल थ्योरम। तो मल्टीनोमियल थ्योरम इज एन एक्सटेंशन टू बाइनोमियल थ्योरम, तो बेसिकली इट हेल्प्स यू टू एक्सपैंड एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 2 टर्म्स टू द पावर n, ठीक है। तो चलिए, इक्विप्ड विद दिस थ्योरम, और यहाँ पर ध्यान रखें R1, R2, R3, R के सब नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, तो सबको जोड़कर n आ रहा है, ठीक है। तो चलो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। Find coefficient of x square y cube z to the power 5 in x plus y plus z to the power 10। तो देखो, हम जानते हैं कि इसकी जो ये जो सम होगा, इसकी हर टर्म ऐसे लिख सकते हैं, x1 की पावर x की पावर r1, x2 की पावर r2, और मतलब x y है यहाँ पर, तो y, और यहाँ z टू द पावर r3 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल। दैट इज हाउ अ टिपिकल टर्म लुक्स लाइक। तो अगर मुझे कोएफिशिएंट चाहिए, तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r1, y की पावर r2 और z की पावर r3 क्या होगा, will be 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। दिस इज द कोएफिशिएंट। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ, हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x स्क्वायर y क्यूब z टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, खत्म। क्योंकि R1, R2, R3 की वैल्यू 2, 3 और 5 हो गई। एक और प्रॉब्लम करते हैं। Find coefficient of x to the power 4 in the expansion of two minus x plus 3x square to the power 6. So we need the coefficient of x to the power 4. चलो देखते हैं। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा, इट विल टिपिकली लुक लाइक दिस, समेशन 2 की पावर 6 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, 2 की पावर r1 माइनस x की पावर r2 और 3x स्क्वायर की पावर r3, जहाँ पर फिर से r1 प्लस r2 प्लस r3 6 होगा, और सारे r1, r2, r3 कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव, ऑल ऑफ देम विल बी नॉन नेगेटिव, ठीक है। चलो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल, 2 की पावर r1, 3 की पावर r3 और -1 की पावर r2 और x की पावर
R2 प्लस 2R3, एक बार अच्छे से देख लें। 3 की पावर R3 माइनस 1 की पावर R2 किया गया। अब वी नीड x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो ये पावर 4 होनी चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज R2 प्लस 2R3 शुड बी इक्वल टू 4, और मेरे पास है R1 प्लस R2 प्लस R3 शुड बी 6। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ गई? R2 की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2R3, और यहाँ से R1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ मैं R2 की जगह रखूँगा 4 माइनस 2R3, तो 4 माइनस 2R3, तो 4 माइनस R3, 2 प्लस R3। दोबारा से देख लो, 4 माइनस 2R3, तो 4 माइनस R3, तो 2 प्लस R3। अब R3 क्या है? 0 से शुरू करेगा, तो पहले हम रख देते हैं R3 को 0। तो R3 को 0 रखा तो R1 कितना आया? तो इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो मैं, बेटर ये रहेगा। आई राइट R3 एज 0, R2 कितना आएगा? R2 आ जाएगा 4, और R1 कितना आ जाएगा? R1 आ जाएगा 2। दिस इम्प्लाइज कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट होगा ये इतना पार्ट, ये दिस विल बी द कोएफिशिएंट। सही बात है, यही कोएफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय R1 2 फैक्टोरियल, R2 4 फैक्टोरियल, R3 0, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, माइनस 1 की पावर 4 R2। So that is 720 by 2 into 24 into 4, तो ये हो गया 4 6 12 60 आया ये क्लियर हुआ? एक बार देख लें अच्छे से, देख लें अच्छे से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लुक नाइसली, एक बार अच्छे से देखें। द स्क्रीन इज़ ऑल योर्स, लुक फॉर योर सेल्फ, एक बार देख लें कि आपको ये क्लियर है या नहीं। अब अगला केस, अगला होगा जब R1 कितना हो जाएगा? 1, R3 हो जाएगा 1। अगर R3 1 हुआ तो R2 हो जाएगा 2, R2 2 हो जाएगा, और R1 हो जाएगा 1 नहीं 3। तो अब कोएफिशिएंट आएगा, किसका कोएफिशिएंट वो देख रहे हैं? x की पावर 4 का, ध्यान रखें। तो इट विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R1 है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू, अब 2 की पावर R1 तो यानी 8, इंटू 3 की पावर R3 यानी 3, इंटू माइनस 1 की पावर 2। तो दिस विल बी 6 to the 12, 2s are 720 into 2, that is 1440, ये आ गया। अब लास्ट, क्योंकि R3 जो है वो 2 के ऊपर नहीं जा सकता, तो R3 will be 2 because otherwise R2 will be negative, तो R1 becomes 0, R2 will be 4। अब जो कोएफिशिएंट आएगा that will be, ये शायद नीचे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा लिखाई नहीं देगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट। तो अब जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर R1 दैट इज 0 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 0 1 हो गया, और 3 की पावर 2 इंटू माइनस 1 की पावर 4, so that is 720 into 9 by 24 into 2, 30, ये कितना हुआ? 24, 3s are, ठीक है ना? एक बार अच्छे से देख लें, मैं ज़रा दोबारा से यहाँ कैलकुलेट करके लिखता हूँ अच्छे से, यहाँ पर जगह कम बच रही है, ये क्वेश्चन साफ कर लेते हैं यार। चलो यहाँ पर करते हैं कैलकुलेट।
तो हमने क्या किया, R2 को R3 को रखा 2, तो R1 हो गया 4, R1 4, देखा चमत्कार हो रहा है, R1 4, R2 हुआ 0 और R3 हो गया 2, ठीक है। तो कोएफिशिएंट मैं ऊपर लिखता हूँ इसका, 3 की पावर 2 भी आएगा भाई, तो इंटू 9 और कर दो अपने आंसर को, तो अपने पास आंसर आ गया 2160। तो अब इन सबको ऐड कर लो, दैट विल गिव यू द कोएफिशिएंट, तो वो आ जाता है 3660 आ जाएगा। दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द कोएफिशिएंट। क्लियर हो गया भाई? अब आपके करने के लिए एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, वो आप घर में कर लेना ट्राई। क्लियर हो गया क्या करना है? ठीक है, find coefficient of x की पावर 4 in 1 plus x square to the power 10। ये कर लेना। इस आज के लेक्चर के बाद फुल शीट विल बी ओपन फॉर यू, पूरी शीट आपके लिए खुली है, कुछ भी कर लो फिर, ठीक है। तो ये कर लेना, हटाते हैं। application of binomial theorem। पहला ध्यान रखें, x की पावर n माइनस y की पावर n, n belongs to natural number, is always divisible by x minus y। तो चलो देखते हैं, लेट अस प्रूव इट। क्या करें, ये x की पावर n माइनस y की पावर n है, हम इसे लिख देते हैं x माइनस y प्लस y टू द पावर n माइनस y की पावर n, ऐसे लिख देते हैं। इसको हम z कह देते हैं, तो z प्लस y टू द पावर n माइनस y टू द पावर n। हमने क्या किया, वेयर z इज इक्वल टू x माइनस y। अब आप क्या करें, इसे एक्सपैंड करें बाइनोमियल थ्योरम से, इट विल बी nc0 z टू द पावर n, nc1 z टू द पावर n minus 1y plus nc2 z to the power n minus 2 y square, and the last term would be nc, second last will be z y to the power n minus 1 plus ncn y to the power n minus y to the power n। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो आप देख सकते हैं पूरे में से z कॉमन आ गया, अंदर बच गया nc0 z to the power n minus 1, nc1 z to the power n minus 2 y plus 1 up to ncn minus 1 y to the power n minus 1। So this implies, अब देखो ये z into some algebraic expression लिखा है, so this implies that z is a factor of this, so this implies x minus y divides x to the power n minus y to the power n for all n belonging to natural। क्लियर है? तो देखो कैसे प्रूफ हुआ। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो ये आप खुद कर लेना ट्राई, x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n, और वो जो पहला रिजल्ट था वो याद भी रखें, इज डिविजिबल बाय x plus y wherein is odd natural number। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। ये प्रूव भी कर सकते हैं, क्या करेंगे इसको मैं हिंट दे देता हूँ, आप वैसे तो कर ही लेंगे कुछ, x plus y minus y to the power n
प्लस वाई टू द पावर n। इसको आप फिर से z मान लें और z माइनस वाई टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n एक्सपेंड करें, हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। लेट अस डू द नेक्स्ट वन नाउ। तो ये रिजल्ट याद भी रखें कि x की पावर n प्लस y की पावर n अगर क्या हो, एन ऑड हो, तो ये x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट एक मिनट, you have to prove that 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus n minus 9 is divisible by 64 for all n belonging to natural number। यानी आप इसमें n को कुछ भी रखोगे हमेशा 64 से डिविजिबल आएगा, ये प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं क्या करें। हम इसे लिख सकते हैं, I can write this as 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इस 9 को लिख देता हूँ 1 plus 8 to the power n minus 8n minus 9। अब इसे एक्सपांड करते हैं, nc0 plus nc1 into 8 plus nc2 8 square plus nc3 8 cube plus ncn 8 to the power n minus 8n minus 9, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, so that gives you 64 into nc2 plus nc3 plus into 8 plus 1 up to ncn 8 to the power n minus 2। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि दिस इज डिविजिबल बाय 64, दिस इम्प्लाइज। क्लियर हो गया 64, क्योंकि एक इंटीजर आ गया है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे 64 इंटू सम इंटीजर इज इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दिस इज डिविजिबल बाय 64। क्लियर हुआ? तो देख लें एक बार अच्छे से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। Find remainder when six to the power n minus 5n is divided by 25। तो फिर से हमें लिख देते हैं 5 plus 1 to the power n minus 5n। तो nc0 5 to the power n, nc1 5 to the power n minus 1 plus 1 up to ncn minus 1 into 5 plus ncn minus 5n। तो आप देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हुआ। तो अपने पास क्या बच गया, nc0 5 की पावर n, nc1 5 की पावर n minus 1 plus 1 up to ncn minus 2 5 square प्लस ncn दैट इज 1। तो ये पूरा पार्ट तो 25 से डिविजिबल है प्लस 1, सो दिस इज 25 इंटू सम इंटीजर m प्लस 1। तो ये किस फॉर्मेट का, 25m प्लस 1 फॉर्मेट का। दिस इम्प्लाइज रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1। ठीक है ना, 25m प्लस 1 है ना, तो रिमाइंडर 1 हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
एक मिनट, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। प्रूव 11 to the power n minus 10n minus 1 is divisible by 100. For all n belonging to natural number. Similarly, second, 2 to the power 5n plus 5 minus 31n minus 32 is divisible by 961 for all n belonging to natural numbers. फिर अगला जो प्रॉब्लम आप कर लेना वो ये है, फाइंड रिमाइंडर when 2 to the power 123 is divided by 9. तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम आप होमवर्क में कर लें खुद से। तो चलिए अब इसमें कुछ और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम, if n is a natural number then show that the integral part of the number capital N is equal to 3 plus root 7 to the power n is an odd integer and n into 1 minus f is equal to 2 to the power n, where f is the fractional part. आप जानते हैं ना फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n। तो ये जो प्रॉब्लम है आप समझ सकते हैं जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, व्हेन आई एक्सपैंड दिस, इसका आंसर सम नंबर पॉइंट समथिंग समथिंग आए क्योंकि रूट 7 है ना। तो मान लो जैसे इसका आंसर है 67.5, फिर 5 के आगे भी बहुत कुछ आ रहा है, तो 67 इज द इंटीग्रल पार्ट, 0.5 के आगे जो 0.5 एंड समथिंग समथिंग वो क्या हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमें प्रूव करना है जो इसका इंटीग्रल पार्ट है 67 वो ऑड नंबर है, यानी जो भी पावर लगाओगे कुछ भी पावर लगा लेना, इसका जो पावर लगाने के बाद जो इसका कैलकुलेशन आएगा, जो इसका वैल्यू आएगा वो हमेशा 67 पॉइंट समथिंग, 127 पॉइंट समथिंग इस तरह के वैल्यूज आएंगे। 124 पॉइंट समथिंग आंसर नहीं आ सकता, 36 पॉइंट समथिंग आंसर नहीं आ सकता, आंसर हमेशा ऑड इंटीजर पॉइंट समथिंग आएगा। तो लेट अस प्रूव इट, चलो देखते हैं। तो n जो है वो है 3 प्लस रूट 7 टू द पावर n, मान लेते हैं ये i प्लस f है, where I is the integral part, यानी इंटीजर है, और ये कौन सा पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n। तो ऑब्वियस ही बात है जो f की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 1 के बीच होगी। अब हम इसके आसपास का इसका कॉन्जुगेट एक नंबर लेते हैं g, विच इज 3 माइनस से रूट 7 टू द पावर n, 3 माइनस रूट 7। अब देखो रूट 7 जो है वो 2.44 समथिंग होगा, 2.44 समथिंग ऐसी वैल्यू आती है। तो ये 3 माइनस रूट 7 इट इज 0.5 समथिंग। तो ये जो वैल्यू है पावर n ये डेफिनेटली 0 और 1 के
बीच में है, ध्यान रखें 0 और 1 के बीच में, क्योंकि डेसिमल में नंबर है, उसकी पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू साली और घटेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, n प्लस n और ये i प्लस f, बेसिकली n प्लस g कर देते हैं, दैट इज नथिंग बट i प्लस f प्लस g, क्योंकि n की वैल्यू क्या i प्लस f, and that is nothing but 3 plus root 7 to the power n plus 3 minus root 7 to the power n. तो जैसे आप एक्सपैंड करोगे तो आप देख सकते हो nc0 3 to the power n, ये ऐड हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर nc1 3 की पावर n माइनस 1 रूट 7 वाली टर्म कट जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस में आएगी, यहाँ माइनस में, तो अगली टर्म जो सर्वाइव करेगी वो होगी 3 n माइनस 2 रूट 7 का स्क्वायर, दैट इज 7 प्लस nc4 3 की पावर n माइनस 4 रूट 7 की पावर 4। और आप गौर से देखें, ये जो नंबर लिखा है ये एक इंटीजर है, दिस इज एन इंटीजर, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू इवन नंबर, इवन इंटीजर, 2 से मल्टीप्लाइड है, तो i प्लस f प्लस g एक इवन इंटीजर आ गया, i plus f plus g is equal to even integer। i को उधर भेज दो, तो f plus g is equal to even integer minus integer, so this belongs to integer। क्यों, i को उधर भेजा तो even integer minus integer is equal to f plus g, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो f plus g आ रहा है, तो f plus g इंटीजर होना चाहिए। क्यों, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करके भी फ्रैक्शनल बच सकता है क्या, नहीं बचेगा यार, तो f plus g शुड बिलोंग टू इंटीजर। अब f कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, और g कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, तो जब ऐड करेंगे तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो जाएगी टेंडिंग टू 2, मतलब 2 से छोटी रहेगी, क्योंकि यहाँ g पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहाँ पे 0 पर भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी इसलिए क्योंकि g कभी भी 0 नहीं है, 0 नहीं होगा, तो ये इंटीजर होना चाहिए, लेकिन f प्लस जी तो 0 से 1 के बीच में और 0 से 1 0 से 2 के बीच में, तो इसका मतलब f प्लस जी डेफिनेटली 1 होना चाहिए। इसका मतलब जो g की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 माइनस f, क्लियर है। तो अगर f प्लस जी 1 है, अगर f प्लस जी 1 है और g की वैल्यू कितनी है 1 माइनस f, तो देखो अब i की वैल्यू क्या होगी, i विल बी इक्वल टू i प्लस 1, क्योंकि f प्लस जी 1 हो गया, इज इक्वल टू सम इवन इंटीजर, सो i इज इक्वल टू इवन इंटीजर माइनस 1, इवन इंटीजर माइनस 1 मतलब ये ऑड इंटीजर हो गया, तो यहाँ से एक पार्ट प्रूव हो गया कि हाँ भाई देखो ये ऑड इंटीजर होता है, और दूसरा पार्ट है कि n इंटू 1 माइनस एफ, तो देखो यहाँ कर देते हैं n इंटू 1 माइनस एफ यानी n इंटू जी, क्योंकि 1 माइनस एफ तो g है, तो दैट इज 3 प्लस रूट 7 टू द पावर n, और 3 माइनस रूट 7 टू द पावर n, 2 to the power n, a plus b into a minus b, 9 minus 7 2 to the power n, that proves the result। तो that is another application of binomial theorem। इसकी मदद से आप बता सकते हैं कि integral part of a surd, mixed surd to the power n will be odd or even। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। Show that the integral part of 3 root of n equal to
3 root 3 plus 5 to the power n, 2n plus 1 is even. n belongs to natural number. ठीक है, चलो देखें. So फिर से 3 root 3 plus 5 to the power 2n plus 1, ये मैं इसे फिर से लिख लेता हूँ I plus f. फिर से f फ्रैक्शनल पार्ट है, वो 0 से 1 के बीच में है. ठीक है, ये 1.7 और इंटू 3 लगभग 5.1, तो दिस इज बिगर. तो मैं क्या करता हूँ, एक नया नंबर लेता हूँ g, विच इज़ 3 root 3 minus 5. हमने 5 minus 3 root 3 नहीं लिया, 3 root 3 minus 5 लिया. ये बड़ा नंबर है, वो छोटा नंबर है. ठीक है, तो ऐसा लिख लिया हम, टू द पावर 2n plus 1. अब ये है 5.1 minus 5 लगभग, तो ये नंबर फिर से 0 और 1 के बीच में आएगा. अब हम क्या करते हैं, अब की बार n minus g करते हैं. आइडिया ये है कि जो बचना चाहिए वो एक इंटीजर बचना चाहिए. अगर मैं ऐड करूँगा तो आप इस केस में देखेंगे कि 3 root 3 वाली टर्म्स बचती चली जाएंगी, इरेशनल पार्ट्स बचते चले जाएंगे. तो इसलिए बेटर है हम इसमें क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लें. तो वी सब्ट्रैक्ट देम एंड वील गेट 2n plus 1 c1, क्योंकि c0 वाली टर्म तो कट जाएगी, और ये आ जाएगा 3 root 3 की पावर 2n into 5. फिर आएगा आगे 2n plus 1 c3, 3 root 3 to the power 2n minus 2 into 5 cube and so on, और इसका ट्वाइस. तो आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट क्यों किया हमने, क्या सोच कर सब्ट्रैक्ट किया. क्योंकि अगर मैं यहाँ ऐड करता तो nc0 2n प्लस ये आ जाता 2n plus 1 c0, 3 root 3 की पावर 2n plus 1, and that would be an odd number. तो 3 root 3 is an irrational number, वो irrational ही रह जाता. तो इसलिए बेटर है सब्ट्रैक्ट कर लें. तो थोड़ा सा नया सोच के साथ, तो I plus f minus g is equal to even integer. Or as the argument in the previous one, this is an integer, so even integer minus integer, this should be an integer. F minus g belongs to integer. अब f minus g फिर से उसकी रेंज क्या होगी वो सोच लो. f minus g, उसकी मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब इसकी मिनिमम और उसकी मैक्सिमम हो. सोच के देखो, इसकी मिनिमम इसकी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी. तो 0, ये -1 आ गया. उसकी मिनिमम 0, इसकी मैक्सिमम विल टेंड टू 1, तो 0 - 1. और मैक्सिमम कब आएगी आप समझ सकते हैं. तो f minus g इंटीजर है, तो इसका मतलब f minus g शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि -1 और 1 के बीच में तो एक इंटीजर आता है. इसका मतलब ये हो गया कि I is equal to even integer. ये शो करना. So that proves this result. क्लियर हो गया भाई ये भी. चलो हेड आ रहा हूँ मैं, एक बार देख लें. बताते हैं आप. अब एक प्रॉब्लम आप होमवर्क में कर लेना. इफ n इक्वल टू 7 plus 4 root 3 to the power n equal to p plus b. n belongs to natural number where p is integral part of n and b is the positive proper fraction. Then find the value of (1 minus b into p plus b).
So try this. तो बस इतना ही रखते हैं। IDJE के सिलेबस के हिसाब से तो बाइनोमियल थ्योरम पूरा हो गया। अब बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स बचा है, वो हम अगले टर्न पर ख़त्म कर लेंगे। सो अब आप पूरी शीट में से कहीं से भी कुछ भी ट्राई कर सकते हैं और सॉल्यूशंस आपके पास वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो यू कैन कंसल्ट दो सॉल्यूशंस, यू कैन आल्सो आस्क देम इन ग्रुप्स आल्सो। ठीक है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स जो मेरे हैं आप उसमें पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, मीट यू द नेक्स्ट वन, बाय बाय।